हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट साइंस, इन सबसे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आशा करेंगे जो क्लास है ये आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इस क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेटा लाइव लेकर के आएंगे। तो बहुत अच्छी और शानदार क्लास आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो सब लोग एक बार अपने क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने क्लास को सपोर्ट करिए, है ना। चलिए, तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, चलिए प्रश्न आपका पहला आपके सामने ओपन करने जा रहे हैं। ये है आपका पहला प्रश्न। जीके जीएस के पोर्शन से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। पेन की सेटिंग सबसे पहले। चलिए, प्रश्न बेटा आपका पहला कि किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। चलिए, मैं स्क्रीन का साइज हल्का बढ़ा देता हूं, है ना। चलिए, फर्स्ट लाइक बहुत बहुत थैंक यू बेटा। चलिए, रत्नेश, प्रतिभा, प्रजापति, बहुत अच्छी क्लास, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। चलिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसे राज्यवर्धन राठौर, पीटी उषा, खाशाबा जाधव या अभिनव बिंद्रा। बहुत अच्छे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा बेटा। सब लोग क्लास को अपने शेयर करिए और अपने क्लास को सपोर्ट करिए। ये आपके लिए आज बहुत शानदार क्लास होगी। चलिए, तो फटाफट से स्पीड में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की कि किसने जीता, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, खाशाबा जाधव। ओके बेटा, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11, बिल्कुल सही आंसर है। मेरे बच्चों, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है 11, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छी शानदार क्लास, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, युवराज सिंह ने किस मैदान में एक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर करेगा, बताइए। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर चुना है अपना आंसर बी, यानी कि किंग्स मीड स्टेडियम, तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है बिल्कुल सही आंसर। तो किंग्स मीड स्टेडियम, ऑप्शन बी, वेरी वेरी गुड। ठीक है ना। चलिए, तो युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, ठीक है ना, भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, जिसमें 21वीं मैच के में जो है 21वीं मैच था, जिसमें एक ओवर में इन्होंने 6 छक्के लगाए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्लियर है, ठीक है। चलिए, क्लास को अपने शेयर करिए, अपने क्लास को सपोर्ट करिए। चलिए, प्रश्न आपका अगला है कि भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी। चलिए, ऑप्शंस हैं आपके, मुंबई, पुणे, ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद। चलिए, तो भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी, फटाफट से बताइए। चलिए, सबको राधे राधे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है, वेरी गुड। तो सबसे पहले फॉर्मूला 1 रेस ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है, वेरी वेरी गुड। चलिए, हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के फ्रेंड्स, फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह या सचिन तेंदुलकर। चलिए, फटाफट से बताइए बच्चों कि भारत रत्न सबसे पहले किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, सचिन तेंदुलकर। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न, 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो अरुणिमा सिंह, शिवांगी पाठक, प्रियंका मोहिते या मालवध पूर्णा। तो 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों के को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, फटाफट से बताइए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने चुना है बेटा ऑप्शन सी, यानी कि प्रियंका मोहिते, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए ले चलते हैं आपको हम आगे अब इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था। चलिए, फटाफट से बताइए, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या न्यूजीलैंड। बताइए फटाफट से कमेंट करिए।
बेटा अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आपके आंसर की कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका। ओके, श्रीलंका। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छी क्लास चली, शानदार क्लास। सब लोग क्लास को अपने शेयर करते रहिए, अपने क्लास को सपोर्ट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? चलिए स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करें अभी आपके सामने, बताइए फटाफट से कि पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया, फटाफट से बताइए। अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी 1975 1975 में, तो ये बिल्कुल सही आंसर है बेटा। कब? तो पहला आईसीसी पुरुष विश्व कप जो 1975 में खेला गया था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसमें वेस्ट इंडीज ने इसको जीता था। ओके चलिए बेटा क्रिकेट वाले नहीं, देखिए अगर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना, जैसे अब आईपीएल की क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, ठीक है ना, तो आ सकते हैं। चलिए स्टीरियो इंडिया कोई बात नहीं बेटा। चलिए आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2010, 2007, 2008, 2009, बताइए। चलिए फटाफट से बताइए, आईपीएल की शुरुआत, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2008 से। चलिए तो वर्ष 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, महिला शतरंज विश्व कप रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो तानिया सचदेव, केनेरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली, या भक्ति कुलकर्णी। चलिए तो महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, फटाफट से बताइए। तो क्लास बहुत अच्छी चली, इस क्लास को और अपने सपोर्ट करिए और शेयर करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोनेरू हम्पी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है मेरे बच्चों, वेरी गुड। सब लोग सब्सक्राइब करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है, फटाफट से बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, उसमें एक अंक का होता है, 1 नंबर। ओके ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन ए जो भी कह लीजिए, वेरी गुड। चलिए ले चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम आपको इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। सब लोग बेटा क्लास को अपने सपोर्ट करो और क्लास को अपने शेयर करते रहो। चलिए प्रश्न अगला है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? बस स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस खत्म ही होने वाले हैं, फिर आपके लिए देखिए हर टाइप से क्वेश्चन बेटा में डिस्कस करते हैं। अभी स्पोर्ट्स चल रहा है, अभी हिस्ट्री चलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, जीके, सॉरी मतलब साइंस, करंट अफेयर, ऐसे टॉपिक चलते रहेंगे। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो ये थे हमारे प्यारे प्यारे, कौन थे याद रखिएगा बेटा, कपिल देव जी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है ना। कपिल देव जी ने 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। ओके चलिए इसके बाद में दूसरा विश्व कप 2011 में जीता गया था, और उस समय एम एस धोनी जो थे वो कैप्टन थे। ओके चलिए तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा कि किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, या कपिल देव। तो किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। ओके सचिन तेंदुलकर जी को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, वेरी गुड। सबके आसपास बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न बेटा कि आदित्य अशोक का संबंध किस खेल से है? इनको सचिन तेंदुलकर जी को भगवान, क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जानते हैं। आपको बताना बेटा आदित्य अशोक का संबंध किससे है? तो ये गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है, वेरी गुड। चलिए किंग कोहली नहीं होगा बेटा। अगला प्रश्न है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? चलिए फीफा के अकॉर्डिंग गोल पोस्ट की लंबाई, सॉरी उसकी ऊंचाई, हाइट कितनी होती है? लगभग 8 फीट होती है, ठीक है ना, 8 फीट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अब आपका टॉपिक चेंज होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? बताइए किस प्रकार की महापाषाण संरचना में
कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? संगोरा व्रत, मेनहिर, महापाषाण तुंब, ये शैलकृत गुफाएं, फटाफट से बताइए। हम्म ऑप्शन ए बेटा हो जाएगा सही, संगोरा व्रत। तो संगोरा व्रत एक प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसमें क्या होता था, पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित करते थे। तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अच्छा ठीक है बेटा, मतलब ऑप्शन अगर, हाँ फैन है अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी कल को एग्जाम में विराट कोहली का मिल गया तभी आप सही, अभी उनको ही टिक करके आएंगे क्या? देखिए उनका फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है ना, फ्यूचर नहीं, उनके फ्यूचर का फ्यूचर भी सिक्योर है, फ्यूचर के फ्यूचर, फ्यूचर का भी उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, भैया अपना देख लो आप, ठीक है ना। फैन ऐसा नहीं है कि हम नहीं है, लेकिन हम भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि बेटा हम आपको उनके चक्कर में आपको गलत पढ़ा दें, सही है ना। चलिए अगला प्रश्न, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इंडिया शब्द किससे है? इंडस से है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये आया किससे, जरा ये बताइए। भानु, अद, सर्वत्र, सिंधु। चलिए इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारा आंसर सिंधु, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी। बेटा सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करो, अपने क्लास को क्या करो, शेयर करो यार। चलो सब लोग अपने क्लास को शेयर करिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न अगला है कि किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो भिरडाना, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या अल्लादीनो। तो किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है, बताइए। ऑप्शन नहीं बेटा, भिरडाना। तो भिरडाना को जो है सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मानते हैं। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके ठीक है ना। चलिए बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, फटाफट से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल, बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? लोथल, ऑप्शन बी। चलिए लोथल क्या एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है, ठीक है, और ये आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? चलिए हड़प्पा, सांची, मुजरिस, अयोध्या। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर जो है अस्तित्व में था, बताइए। अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हड़प्पा, सही आंसर है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका पॉलिटिकल साइंस से शुरू हो जाता है। चलिए बेटा प्रश्न है क्या कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी, बताएं। चलिए कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेमन या जवाहरलाल नेहरू, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। किसने किया था? तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ओके तो अगर आपने अपना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी चुना हुआ है, वेरी वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए तो बेटा भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बी पट्टाभी सीतारमैया, ए बी ठक्कर, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, फटाफट से बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
बी पट्टाभी सीतारामैया। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, बी पट्टाभी सीतारामैया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑप्शन ए। ठीक है, स्टीरियो इंडिया, सुनीता शिहाग, निखिल निखिल सिंह, ठीक है ना, इसके अलावा आशीष मारवी, रजनीश, सोना परवीन, है ना, और काजल, रत्नेश वर्मा, सब बच्चों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। आप लोग अच्छे अच्छे से क्लास को पढ़िए और एंजॉय करिए, सपोर्ट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जरा बताइए। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी। इनका भी आंसर इसमें ऑप्शन बी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? ऑप्शन है कि प्रत्यय पत्र समिति, संघ शक्ति समिति, कार्य सूची समिति, या मौलिक अधिकार उप समिति, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय पत्र समिति। ठीक है ना। चलिए, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स में ऑप्शन ए आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत की संविधान सभा के जो है प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न बेटा कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? ऑप्शन आपके अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, ये बेगम एजाज रसूल, बताइए फटाफट से। हम्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्मू स्वामीनाथन। क्लियर। तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही आंसर, तो अम्मू स्वामीनाथन। तो अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुने गए थे, और ये 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल थे। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा के द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? चलिए, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो धारा 6 का भाग 2, धारा 10 का भाग 1, धारा 12 का भाग 2, धारा 8 का भाग 1, चलिए बताइए। हम्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 8 का भाग 1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपसे? अगला प्रश्न कह रहा है, जीवी मालवंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? चलिए, तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, कार्यों पर समिति, व्यापार समिति का आदेश, या राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तो जीवी मालवंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे, बताएं फटाफट से। चलिए चलिए, जिनका भी आंसर बेटा ऑप्शन आया है हमारा बी, कार्यों पर तदर्थ समिति, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो है अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949, 14 से 31 जुलाई 1947, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, या 16 मई से 16 जून 1949, फटाफट से बताइए। हम्म तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपने चुना है आंसर नंबर ए, यानी कि 6 से 17 अक्टूबर
1949 सत्य आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बेटा बिल्कुल सही आंसर है। वेरी वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखित है, हस्तलिखित है? चलिए बेटा, तो भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है जरा बताइए। ऑप्शंस क्या हैं आपके? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? चलिए बताइए। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे तो जिनका भी आंसर बेटा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथों से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी लिखी गई थी, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ बिल्कुल सही उत्तर है। ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? चलिए, तो 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947 या 26 जनवरी 1947? चलिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था बताइए। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अब अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? 1/10वें भाग, 1/8वां भाग, 1/6 भाग या 1/4 भाग? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने प्रतिशत के बराबर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है बताइए। तो 1/6 भाग के बराबर होता है, 1/6। ओके ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है? 3 चक्कर, 2 चक्कर, 1 चक्कर, 4 चक्कर? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर कितने चक्कर पूरा करता है बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1 चक्कर। ठीक है ना। चलिए इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है। वेरी वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? मंगल, नेपच्यून, प्लूटो या यूरेनस? चलिए तो किसे जो है अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है फटाफट से बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही बेटा इसमें, प्लूटो। तो प्लूटो को नहीं माना जाता है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है। वेरी वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? ऊंचाई, ज्वार, सूर्य, चंद्रमा? पृथ्वी के मौसम में विभिन्न प्रकार के बेटा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, किस कारण से होते बताइए। देखिए पृथ्वी पर जो मौसम के परिवर्तन होते हैं ये सूर्य की गर्मी, ठीक है ना, और हवा की गति, सूर्य की गर्मी और हवा की गति इन दोनों के कारण होते हैं। तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर से कि हमको सूर्य मिला है, नहीं सी सही आंसर। अगर हवा होता तो हमको दो ऑप्शन नया बना सकते थे, ई जो भी होता है मान लो हवा होता तो हम कह सकते थे ऑप्शन एफ कर सकते थे कि सी और ई दोनों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? चलिए तो सूर्य की ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? चलिए कमेंट करिए। ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा या सभी?
फटाफट से बताएं। ठीक, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रह। चलिए, इनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना? चलिए, ग्रह। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 3.8 मिनट, 7.4 मिनट, 8.3 मिनट या 9.3 मिनट। चलिए, तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, फटाफट से बताइए। बहुत अच्छी शानदार क्लास, वेरी गुड। और क्लास को सपोर्ट करिए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, 8.3 मिनट सही आंसर है। ओके, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न बेटा है कि सौर ग्रहण कब लगता है? फटाफट से बताइए। चलिए, सौर ग्रहण कब लगता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और बताना भैया आपको है। चलिए, फटाफट से बताइए, सौर ग्रहण कब लगता है? तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इसमें हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब बेटा हमारा सौर ग्रहण होता है। ठीक है ना? और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्लियर? चलिए, ले चलते हैं हम आपको आगे अब इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? चलिए बेटा, तो वलयाकार, खंड छाया या युक्त, आंशिक या पूर्ण। चलिए, तो इनमें से कौन सा है जो है सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है, फटाफट से बताइए। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हमारा सही हो जाएगा डी, पूर्ण। है ना? जो पूर्ण है ये सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है, नहीं है। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी अगर इसका आपने इस क्वेश्चन का चुना हुआ है आंसर बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है, बेलीज बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बृहस्पति का ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो बेली बीट्स को किस दौरान देख सकते हैं, बताइए। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो इसको पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान देख सकते हैं। ठीक है ना? बेली, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बार पिछला क्वेश्चन बेटा हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या था कि कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, खंड छाया युक्त। ठीक है ना? तो खंड छाया युक्त जो होता है ये नहीं होता है, तो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं बेटा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न, अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है? चलिए, तो अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर लगभग, ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर के शुरू हो चुके हैं। प्रश्न है बेटा कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान नामक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? चलिए, तो देश का प्रकृति परीक्षण अभियान नामक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जो है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। फटाफट से बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसमें हमारा आंसर। ओके, आयुष मंत्रालय। जिनका भी आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, आयुष मंत्रालय। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? परिवर्तक ऐप, संरक्षा ऐप, रेल सेफ ऐप या कवच ऐप। तो हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए, तो रेलवे द्वारा यात्री सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन बी, संरक्षा ऐप। चलिए, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए,
अगला प्रश्न फ्रेंड्स की फ्लेग्रियन फील्ड्स जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, बताइए। तो फ्रेंड्स फ्लेग्रियन फील्ड्स जो हाल ही में खबरों में था ये किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, बताइए। ऑप्शन बी हमारा बेटा सही हो जाएगा इसमें, इटली। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला घरचोला हस्तशिल्प किस राज्य का है, चलिए। तो बिहार, ओडिशा, गुजरात या मध्य प्रदेश। चलिए तो हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला घरचोला हस्तशिल्प जो है यह किस राज्य का है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है गुजरात, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन सी, वेरी वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर जो पूर्वी यूरोप में प्रवासी पक्षी है हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में देखा गया। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल, अमीनपुर झील हैदराबाद, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश या चिलिका झील ओडिशा। तो रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर जो पूर्वी यूरोप से प्रवासी पक्षी है ये किस क्षेत्र में देखा गया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीनपुर झील हैदराबाद। ओके चलिए, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ, वेरी वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, नाजका लाइंस जो हाल ही में खबरों में थी किस देश में स्थित है। चलिए भैया नाजका लाइंस, नाजका लाइंस का संबंध किस देश से है फटाफट से बताएं, चलिए कमेंट करिए। तो भैया सब लोग क्लास को भी अपने सपोर्ट करो यार, क्लास को भी अपने शेयर करो। चलिए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की देख बात करे जाए तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है पेरू, बिल्कुल सही आंसर है पेरू। चलिए अगला प्रश्न, वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, बताइए। चलिए 2024 का क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किसने किया। तो ये चेन्नई ने किया था, ठीक है ना। ये भी हाल ही में 6 दिसंबर को हुआ था, 6 दिसंबर 2024 को ये हुआ था, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, 2024 के एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में बैंकॉक में ई फुटबॉल के कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। चलिए सौरभ सिंह, पवन कंपेली, विपुल विक्रम या बोडी परमार। चलिए फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पवन कंपेली। ओके चलिए तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी खगोलीय वेधशाला को उपग्रह आधारित क्वांटम संचार के लिए सबसे उपयुक्त स्थल के रूप में पहचाना गया है। चलिए बताएं फ्रेंड्स कि कौन से खगोलीय वेधशाला को उपग्रह आधारित क्वांटम संचार के लिए सबसे उपयुक्त स्थल के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन है आपके कोडैकनाल और सौर वेधशाला तमिलनाडु, देवी स्थल वेधशाला उत्तराखंड, भारतीय खगोलीय वेधशाला लद्दाख या उदयपुर और सौर वेधशाला राजस्थान। ऑप्शन सी भारतीय खगोलीय वेधशाला यानी कि AIO लद्दाख। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बेटा कि किस संधि के पश्चात अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हो। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते कौन इसका आंसर करेगा। चलिए बताइए कि किस संधि के पश्चात अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ। तो बेटा ये थी पेरिस की संधि, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो यह थी पेरिस की संधि। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में फ्रांस में कौन से गणतंत्र का संविधान लागू है। चलिए चतुर्थ गणतंत्र का, प्रथम गणतंत्र का, पंचम गणतंत्र का या तृतीय गणतंत्र का। चलिए तो वर्तमान में फ्रांस में कौन से गणतंत्र का संविधान लागू हुआ है, बताइए।
ऑप्शन सी पंचम गणतंत्र का। ओके, पंचम गणतंत्र का, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा कि काश मैं त्यागपत्र दे पाता, यह कथन किस फ्रांसीसी राजा का है? चलिए फटाफट से बताइए कि काश मैं त्यागपत्र दे पाता, ये किस जो है फ्रांसीसी राजा का कथन है? फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, लुई 16वें का, बिल्कुल सही आंसर है। तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लुई लेकिन ये लुई 15वें का है, 16वें का नहीं बेटा, ये लुई 15वें का है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है, रोबेस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था? चलिए फटाफट से बताएं कि रोबेस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था? ऑप्शन ए सामाजिक संविदा। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वेरी वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, नेपोलियन द्वारा फ्रांस के प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई थी? चलिए 1796 द्वारा, 1800, 1815, 1796। एक ऑप्शन दोबारा इसको हटा दीजिए। तो नेपोलियन द्वारा फ्रांस के प्रथम बैंक की स्थापना कहाँ की गई, सॉरी कब की गई? ऑप्शन बी 1800 ईस्वी। ओके चलिए इनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वेरी गुड। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बाद 1799 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बनाया था। यह फ्रांस का कौन सा संविधान था? चलिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, बताइए। ऑप्शन डी चतुर्थ, फोर्थ। ओके तो ऐसे में जिनका भी आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी हमारा आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से क्या नेपोलियन की विधि संहिता का भाग नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो नेपोलियन की विधि संहिता का भाग कौन सा नहीं था? ऑप्शन है आपके, नागरिक संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता, दंड विधान संहिता या धर्म विवाद संहिता, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, धर्म विवाद संहिता। चलिए ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा कि जापान और इटली राष्ट्र संघ से क्रमशः कब पृथक हुए थे? चलिए बताइए कि जापान और इटली जो है राष्ट्र संघ से क्रमशः कब पृथक हुए थे? जी बेटा जापान 1933 में हुआ था और इटली 1937 में हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1933 ईस्वी और 1937 ईस्वी। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। ले चलेंगे बेटा अब आपको हम जो है इस क्लास के फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्र संघ काउंसिल में स्थायी व अस्थायी सदस्य क्रमशः कितने थे? चलिए फ्रेंड्स बताइए कि राष्ट्र संघ में स्थायी और अस्थायी सदस्य क्रमशः कितने थे, बताएं फटाफट से। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की बेटा, तो अस्थायी थे 5 और स्थायी थे 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 5 व 4। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न। अगला और आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है कि एक जीवित वास्तु पैदा हुई है, राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? चलिए तो एक जीवित वास्तु पैदा हुई है, वस्तु पैदा हुई है। अब राष्ट्रसंघ के बारे में बेटा ये कथन किसने कहा, बताइए। तो चलिए कैनेडी, वॉशिंगटन, रूजवेल्ट या विल्सन। जिनका भी आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी आया हुआ है विल्सन, बिल्कुल सही आंसर। जिनका भी आंसर मेरा शेयर ऑप्शन नंबर डी है, वेरी वेरी गुड। चलिए तो एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, इस राष्ट्रसंघ के बारे में कथन जो है विल्सन का है। चलिए चलिए तो बेटा आज की जो क्लास है इसमें इतने ही क्वेश्चंस हमारे हैं। तो हम आशा करेंगे क्लास के क्वेश्चंस सबको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो जिन भी लोगों ने क्लास को अपने लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए।
जिन भी लोगों ने अपने क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। चलिए बेटा, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ बेटा, आप जो है आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।